मेरे ससुर जी के कमरे से किसी औरत की चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी सास तो कब की मर चुकी थी। इसका राज जानने के लिए मैं एक रात उनके कमरे में छुप गई। फिर मेरे ससुर जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार इन चीखों की आवाज़ सुनी थी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से डरकर उठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में मेरे पति राजीव इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ रही थी? कल ही तो मैं राजीव की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बन गई थी। मैं खुद भी एक अमीर खानदान से ही थी। मेरी सास कब की मर चुकी थी। मेरे ससुर जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने राजीव से लव मैरिज की थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं ये किसकी आवाज़ है, कौन है जो इस वक्त इस तरह से तेज़ आवाज़ करके चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मैं उठाकर कमरे से निकल सकती हूँ। आधे घंटे बाद शांति पड़ गई। मुझे राजीव की नींद पर हैरत हो रही थी। कैसे वो इतने शोर में इतने चैन से सो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आने बिल्कुल बंद हो गई थी, ऐसे जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा बेड पर लेट गई, पर अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरे दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ हमारी हवेली बनी हुई थी वो आसपास केवल एक जंगल ही था और गांव तो 3-4 मील की दूर पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी और क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था, शादी से पहले मेरी यही बातें हुई थी। शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा भी बहुत बड़ा था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। सुबह राजीव प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम, ये मुंबई नहीं है जो आराम से चादर तानकर सो रही हो। मैंने धीरे से आंखें खोली। राजीव बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा ड्रेस ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, तुम्हें आज वही पहनना है। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे लगा कि रात वाली बात शायद मेरा वहम था। मैं यही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई तो मेरे कमरे में भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। राजीव शायद कमरे से जा चुका था। कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। जब मैं सच धज कर बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए, फिर मुझ पर हज़ारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। इतनी गर्मी और इतनी धूप में न जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, हमारे घर की नई मालकिन है, राजीव की पत्नी। सभी औरतें नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मैं जल्द ही अंदर आ गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। राजीव से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वो पूरा दिन बाहर उनके साथ ही रहते। गांव के कुछ और ही रस्म व रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात को मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए देखते ही देखते मुझे नींद आ गई और राजीव मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो, और मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, बस जल्दी से मुंबई वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों राजीव की मुस्कुराहट गायब हो गई थी।
फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी अपनी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। मैंने कहा, राजीव, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सी है यहाँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर राजीव किसी गहरी सोच में चला गया। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए सो गई। रात को फिर किसी के शोर से मेरी आँख खुली। एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और राजीव को भी उठा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर राजीव ने नज़रें चुराई। कहने लगा कि क्या आवाज़ है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन राजीव को नहीं आ रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? तो राजीव कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। और ये कहकर राजीव सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? ये सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं राजीव से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी रुकना नहीं था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैं राजीव से शहर जाने की ज़िद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 3 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और राजीव मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नज़रें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे साए हैं, किसी किसी को ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ रह सकती थी? मुझे राजीव की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने राजीव से पूछा, तो मुंबई वापस कब जा रहे हो? ये सुनकर राजीव का खाने का निवाला हाथ में ही रह गया था। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से मुंबई भेजने का ख्याल आया। राजीव ने कहा, बाबा, जो आपका आदेश हो। राजीव ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। ये अपने पिताजी से बहुत डरता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम मुंबई जाने की तैयारी करो, बाकी काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैं नाश्ते की प्लेट हाथ में लेकर उठने लगी तो मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे, बहू, तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और राजीव की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम तो लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी राजीव को बोलने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये बात नहीं बताई कि अब वो यही रहेगी? मैं हैरान होकर राजीव की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था बाबा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली के बाहर कदम नहीं रखती। तुम यही रहोगी। राजीव मुंबई जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि राजीव ने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही राजीव कमरे में आ गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने बाबा से जाकर बताओ। मेरी बात सुनकर राजीव मेरे पास आकर बैठ गया। बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी यहाँ से नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, फिर मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त मुझे चीखें सुनाई देती है, वो मेरी जान निकाल देंगी। मुझे बहुत डर लगता है। राजीव मुझसे कहने लगा कि तुम चीखों पर ध्यान मत दो। ठीक है, जो भी है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, ये मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल ही बाहर मत निकलना। राजीव की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। शाम होते ही राजीव मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को जो आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। कई बार मैंने घर की नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो डर जाती थी और कहने लगती, क्या चीखे? मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसकी बात से ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसीलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि ये आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने रोने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी कि क्या मालूम ये सारा माजरा क्या है। जब मैंने रात को उन चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के बाहर आई। मुझे आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीकी सुनाई देने लग गई थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने के कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरे ससुर जी का कमरा था जहाँ से लड़की की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पाने लगी। आवाज़ सुनकर तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे ससुर जी के कमरे से आ सकती है। मेरी सास भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े आदमी थे। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अगले दिन मैंने राजीव को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा कि हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें तुम्हारे पिताजी के कमरे से आती है। मैंने सब राजीव से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी ज़ुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें पिताजी की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं राजीव की बात सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। इसका मतलब है अपने पिताजी के बारे में ये सब पहले से जानता था और वो भी इस सब में मिला हुआ था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुरा होता देख मैं चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ससुर जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोले। मैं सोच चुकी थी कि उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। मैं जानती थी कि ससुर जी कब ऊपर जाते हैं, इसीलिए मैं अपने रूम में पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुँच गई और ससुर जी के कमरे की खिड़की के पास चिप गई। रात के 2 बजे वो उस कमरे में आए और सामने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और उनके सामने के टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 15 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर छोड़कर कमरा बंद करके चला गया। ससुर जी एकदम आराम से सोफे पर बैठकर उस लड़की की बेदर्दी का तमाशा देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। लड़की तो दरवाज़ा बजाकर थक गई तो ससुर जी के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से से उठे और बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और उसके बाल पकड़कर बोले, लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने ज़ुबान चलाएगी? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने ज़ुबान चलाने वालों का मैं क्या हश्र करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटका था। फिर उसके पेट पर अपने पैर से मारने लगा। लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में किया। वहाँ खड़ी मैं ये सब देख रही थी। फिर मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़कर बेड पर पटका और अपनी सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वो समझ गए कि कमरे में उस लड़की के अलावा और भी कोई है। इससे पहले कि वो मुझे देख लेते, मैं उस खिड़की से बाहर निकल आई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुके थे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल स्पाई नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन मैं अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल महसूस हो रही थी। सब तरफ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैं घने जंगल में भागने लगी। बहुत जन टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी ना जाऊं। तभी दीवार से चिपका हुआ एक पेड़ था। मैं उस पेड़ पर चढ़ गई और दीवार से दूसरी तरफ कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि उस जंगल को पार करने के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। बहुत भागने के बाद मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा छुपाए रखा था। मुंबई पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो IPS ऑफिसर थे, उन्हें वीडियो दिखा दिया। मेरी वजह से उस गांव में घिनौने हरकत का किस्सा ख़त्म हुआ और आज उनके साथ साथ राजीव भी पकड़ा गया। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें दूसरे शहर में भेजते थे
और कुछ को तो वो मार देते थे। और मेरे पति मुंबई में वही काम करते थे, इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब राजीव से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।